हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में आज हम लोग जो समझेंगे वो जानेंगे गांधी जी के विषय में। क्योंकि कोई भी आप एग्जाम दो, चाहे आप बीपीएससी का एग्जाम दो, चाहे आप यूपीएससी दो, कोई भी एग्जाम दो जिसमें करंट अफेयर और जीएस पूछे जाते हो, वैसे एग्जामिनेशन में गांधी जी से जुड़े हुए क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो गांधी जी से जुड़े हुए सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे इस एक क्लास में, और ये आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। इसलिए इंटरेस्टिंग लगेगा कि सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि गांधी जी को क्यों इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। ऐसे समझो कि जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए 1600 में, इतना तो हम लोग जानते हैं पहले से हिस्ट्री में, 1600 में हमारे यहाँ अंग्रेज आए। 1773 में पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट किसके लिए बनाया? ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसको रेगुलेट करने के लिए। और धीरे धीरे वो भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर चुके थे। उसी दौरान आता है 1833 में चार्टर एक्ट। ध्यान से समझना, एक एक चीज का लिंक है यहां पर, गांधी जी के साथ सभी चीज जुड़े हुए मिलेंगे आपको। आता है चार्टर एक्ट। इस एक्ट में कहा गया था कि भारत जो क्षेत्र है पूरा, भारत जो पूरा एक क्षेत्र है वो ब्रिटिश साम्राज्य का एक हिस्सा है। और इस एक्ट को पारित कहां कराया गया? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट में पारित कराकर भारत को बना दिया गया ब्रिटेन का एक हिस्सा। फिर 1858 आता है। 1858 में फाइनली भारत पर ब्रिटिश क्राउन का, तो 1858 के एक्ट में ब्रिटिश सरकार जो है वो पूरी तरह से भारत को ले ली अपने कब्जे में, और ईस्ट इंडिया कंपनी यहां से चली गई। तो हमारा आ गया क्राउन राज, जो हम कहते हैं 1858 से। ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझना जरूरी है, क्योंकि गांधी जी को जब आप पढ़ना शुरू करोगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इसके पीछे का बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। तो यहां से क्राउन राज, यानी यहां से हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो पूरी तरह से डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन हो चुकी थी। अब यहां से आगे हम लोग देखेंगे तो एक घटना यहां बीच में होती है। 1885 में क्या होता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना होता है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने आप को स्थापित करती है, और यहां से कांग्रेस भी स्टार्ट करती है भारत में काम करना। किस लिए काम कर रही है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो कहीं से उसका यह उद्देश्य नहीं रहता है कि हमें ब्रिटेन की गुलामी को खत्म करना, यह उद्देश्य है नहीं यहां पे कांग्रेस का। तो यहां पे कांग्रेस का उदय होता है, और कांग्रेस जो है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में राज कर रही है, उस गवर्नमेंट के साथ वो अपनी हिस्सेदारी के साथ वो यहां पर काम करना चाहते थे। तो यहां से होता है कांग्रेस का उदय। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं मॉडले मिंटो सुधार। और उसके बाद फिर आता है 1919, फिर आता है 1935, और फिर आता है 1947। हमारा देश आजाद हुआ। ध्यान से समझो, अब यहां से समझो कहानी, क्यों ये सीरीज इंपॉर्टेंट है गांधी जी को पढ़ने के लिए। अगर हम देखें इस चीज को तो 1773 से ही अगर हम मान के चलें तो यहां से लेके तुम चलो यहां तक, तो 100 साल आपका बीत चुका है, 112 साल बीत चुका है। देश गुलाम था और पूरी तरह से गुलाम हो गया। उसके बाद 1909 को भी देख लो, यहां तक आपके देश को कुछ मिला नहीं, आपका देश पूरी तरह से गुलाम ही है। लेकिन 1909 के बाद देखो तो मात्र 30 से 35 साल के अंदर हम लोग आजाद हो जाते हैं। ध्यान से समझना कि यहां पे मात्र 35 टू 38 ईयर्स में हम लोग आजादी को प्राप्त कर लेते हैं। और यहां करीब करीब आप कहो कि 200 साल तक हम गुलाम रहे। ऐसा नहीं है कि उस समय आजादी के लिए संघर्ष नहीं किया गया। चाहे आप किसी भी को देख, 1857 की क्रांति को देख लो, तो वो भी संघर्ष जो था वो अंग्रेजों के विरुद्ध ही था। तो संघर्ष हम लोगों ने शुरू से किया, परंतु ये 200 साल तक रहा। और 1909 के बाद देखोगे, चूंकि 1909 इसलिए हम यहां पे काउंट कर रहे हैं, 1915 में गांधी जी का भारत आगमन होता है। इसके पहले गांधी जी भारत में नहीं रहते हैं। तो 1915 में गांधी जी का आगमन होता है, और गांधी जी के आने के बाद से आप देखोगे कि चीजें बदलनी शुरू हो गई। क्या बदला आखिर? क्या गांधी जी ने ऐसा क्या किया, या गांधी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? समझो इस चीज को। हम लोग गुलाम थे, तो हम लोग गुलाम किससे थे? अंग्रेजों से गुलाम थे।
क्या वो गुलामी जो हमारी थी, क्या अंग्रेजों ने मिलिट्री के द्वारा हमारे देश पर आक्रमण करके हमें गुलाम बनाया? पहला क्वेश्चन, इसका जवाब मिलेगा नहीं। अंग्रेजों ने मिलिट्री फोर्सेज के साथ आप पर कोई आक्रमण नहीं किया, वो आपको लीगली, आपको एक्ट के तहत अपना गुलाम बनाया। दूसरा बात, भारत जो था उस समय का जो इंडिया था वो बटा हुआ था दो पार्ट में, एक कहलाता था प्रोविनेंसेज और दूसरा कहलाता था प्रिंसली स्टेट। ध्यान से समझना, यही भारत की समस्या थी कि एक प्रोविनेंसेज था और एक प्रिंसली स्टेट थे। प्रोविनेंसेज क्या थे कि जहां पर अंग्रेज स्वयं अपने गवर्नर के माध्यम से, अपने वायसराय के माध्यम से, अपने गवर्नर जनरल के माध्यम से डायरेक्टली शासन करते थे। एक पार्ट ये था भारत का और एक पार्ट था स्टेट, जहां पे रजवाड़े हुआ करते थे जो इनडायरेक्टली थे। मतलब क्या हुआ कि अंग्रेजों के साथ उस स्टेट के जो रजवाड़ों के जो राजा थे उनके द्वारा संधि किया गया था कि आप हमारे इंटरनल मैटर में कोई इंटरफेरेंस नहीं करोगे, आप हमारे एक्सटर्नल मैटर को केवल देखोगे और इंटरनली हम अपने राज्य को कैसे चलाते हैं ये हमारा प्रॉब्लम है। तो दो तरह के भारत में दो तरह का बात था। एक बात था जहां पर डायरेक्ट अंग्रेज इन्वॉल्व थे और एक में अंग्रेज इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। ऐसे कंट्री को यह समझाना कि आप गुलाम हो, यह सबसे बड़ी बात थी। ध्यान से समझो गांधी जी का रोल क्यों इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसा देश जो खुद बटा हुआ है, जिसमें लोगों को यह नहीं पता है कि गुलामी आखिर है क्या। क्योंकि देखो, जो राजा के, जो प्रिंसली स्टेट के अंदर की जो प्रजा थी उनको क्या फर्क पड़ा, वो पहले भी खेती करते थे, राजा बदलता गया फिर भी वो खेती ही करते रहे, जो मजदूर थे वो मजदूर ही रह गए। तो अगर राजा के बदलने से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो उन्हें आप कैसे समझा सकते हो कि आप गुलाम हो, आप अंग्रेजों के अधीन हो। तो ये एक देश की समस्या थी और कहा जाता है कि गांधी जी के आने से ये चीजें बदली। जैसे कि कांग्रेस का जो यहां पर उदय होता है तो कांग्रेस ने बहुत सारे, जैसे स्वदेशी आंदोलन 1905 में चला, तो उस समय तक भी कांग्रेस के आंदोलन को यह नहीं कहा गया कि हां ये आम जनों का आंदोलन है, यह नहीं कहा गया। बट जब गांधी जी के द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया जाता है तो कहा जाता है कि हां ये कांग्रेस के द्वारा चलाई गई जो आंदोलन थी ये आम जनों का आंदोलन था, क्योंकि आम जन इससे जुड़ते चले गए। तो गांधी जी ने किया क्या आखिर? गांधी जी ने यही किया, गांधी जी लोगों को समझाने में ये सफल हुए कि आप गुलाम हैं, आप कैसे गुलाम हैं। गांधी जी का जो सफलता है वो ये सफलता था कि वो किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन से आम जनों को जोड़ने में सफल हो गए, जिस कारण से उनका हर एक आंदोलन एक आम आंदोलन बनकर तेजी से उभरा। और गांधी जी का रोल इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है कि गांधी जी यही काम करने में सफल हुए कि वो लोगों को समझा पाए। जिस समय कह लो कि 12 से 13% आपका लिटरेसी रेट था देश का, यानी 12 से 13% लोग ही मात्र शिक्षित थे, वैसे देश को उन्होंने ये समझा दिया कि आप लीगली गुलाम हो, ना कि किसी बल के द्वारा आप गुलाम हो। तो आपको लीगली आपको अपनी गुलामी को तोड़ना पड़ेगा। लीगली कैसे टूटेगा? जब हमको हमारा संविधान मिल जाएगा, जब हमको यह अधिकार मिल जाएगा कि हम अपने लिए कानून बना सके, जब हमको यह अधिकार मिल जाएगा कि हम अपने देश के लिए कानून बना सके, तभी आप बनोगे आजाद। तो ये इंपॉर्टेंट है गांधी जी की। तो हम समझेंगे गांधी जी का इसमें देखेंगे, जो सबसे पहले वो देखेंगे सामान्य परिचय। सामान्य परिचय लगभग सभी बच्चे जानते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पे हुआ था, जहां उनके पिताजी का जो नाम था वो था करमचंद गांधी, माता का नाम था पुतलीबाई, और 13 वर्ष की उम्र में गांधी जी की शादी हो जाती है कस्तूरबा गांधी के साथ, मात्र 13 वर्ष की उम्र में। 1893 में, चूंकि गांधी जी के द्वारा ये वकालत की गई थी, तो 1893 में गांधी जी जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आपको ये भी पूछा जाता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो आपका आंसर होगा 1893। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। क्वेश्चन ये बनता है कि क्यों गए थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका? तो गांधी जी का एक दो गुजराती व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला, उनका मुकदमा लड़ने के लिए वो भारत से अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के शहर डरबन को जाते हैं। तो यह भी जानना जरूरी है कि वो क्यों गए थे। तो ये हुआ आपका आंसर। 1893 में वो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। लगभग 21 वर्षों तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे। जब वो दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हैं तो वहां पर देखा गया कि गोरा काला में वहां बहुत ज्यादा भेदभाव था।
मतलब क्या हुआ कि रंग के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा था, जिस चीज को गांधी जी बर्दाश्त नहीं करते हैं और वहां पर वो सत्याग्रह आंदोलन शुरू करते हैं, जिस कारण से गांधी जी साउथ अफ्रीका में बहुत फेमस हुए और यही उनकी जो प्रसिद्धि थी वो भारत तक उनके साथ रही। लगभग 21 वर्षों तक वो दक्षिण अफ्रीका में रहे। 1894 में वो दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किए। ये सब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहां पे डाले गए हैं। यानी नटाल इंडियन कांग्रेस ये एग्जामिनेशन में कई बार पूछा भी जा चुका है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्थापना की गई थी गांधी जी के द्वारा। कब की गई? 1894 में। 1904 में फिनिक्स दरबन में उन्होंने एक आश्रम को स्थापित किया था, जिसको फाइनली फिर कहा जाता है कि 22 फरवरी 2002 में पुनः इस आश्रम को खोला गया है। ये याद रखना आपको कि 1904 में जो फिनिक्स में 2000 में इस आश्रम को फिर से खोला गया। तो यह भी क्वेश्चन पूछता है कि फिनिक्स में आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुआ था 1904 में। 1901 में गांधी जी भारत आते हैं। ध्यान देना इस चीज को। वो बॉम्बे में अपने लॉ ऑफिस को यानी विधि कार्यालय को स्थापित करने के लिए भारत आते हैं और उसी समय वो कांग्रेस के अधिवेशन में भी शामिल होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज रहती है। इसमें आपका क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन किस अधिवेशन में शामिल हुए थे? तो वो हुए थे 1901 में, जिसमें कांग्रेस की अध्यक्षता जो है वो दिनीशा वाचा के द्वारा किया गया था। यह फर्स्ट टाइम था जब गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए। फाइनली गांधी जी 1915 में भारत लौटे और भारत लौटने के बाद अहमदाबाद में एक सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। वो आश्रम फिर 1917 में साबरमती के तट के किनारे शिफ्ट किया गया। तो ये आपको रहेगा या एग्जाम को लेके कि सत्याग्रह आश्रम का स्थापना कब हुआ? तो 1915 में हुआ और वही आश्रम साबरमती के तट पर शिफ्ट होता है। यह हुआ गांधी जी से जुड़ा हुआ कुछ बात। अब आ जाओ गांधी जी का भारत में आंदोलन को लेकर क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में हमेशा दिखेंगे। जैसा कि जानते हो कि पहला जो उनका आंदोलन था वो था चंपारण आंदोलन, जो 1917 में बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती के विरुद्ध, नील के खेती के जो तीनकठिया सिस्टम था उसके विरुद्ध उन्होंने वो आंदोलन किया था, जो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन कहलाया। उसके बाद दूसरा जो आंदोलन था वो था खेड़ा का आंदोलन। खेड़ा 1918। खेड़ा का आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था गुजरात के खेड़ा गांव में। 1918 में किसानों की फसल नष्ट हो जाती है, उसके बावजूद भी सरकार जो होती है वो लगान वसूलने में कोई भी ढिलाई नहीं बरतना चाहती है। वो भू राजस्व उगाही के लिए वो लगातार किसानों पर प्रेशर बनाना शुरू करती है, जिस कारण से महात्मा गांधी ने किसानों के साथ देने के लिए उनके पक्ष में सत्याग्रह किया था। दैट इज कॉल्ड खेड़ा आंदोलन। तो आपसे यह भी एग्जाम में पूछता है कि वो आंदोलन किसके लिए किया गया था या क्यों किया गया था? तो हुआ क्या था? किसानों का फसल नष्ट हुआ था, जिस कारण से किसान लगान देने में असमर्थ थे। उसके बावजूद अंग्रेजों के द्वारा उनसे लगान वसूली की जा रही थी, जिसके विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह किया, खेड़ा का आंदोलन। उसके बाद आता है अहमदाबाद मिल मजदूर, जो 1918 फरवरी मार्च में भी हुआ था। हुआ क्या था? अहमदाबाद के कॉटन मिल में मालिकों और मजदूरों में हो गया झगड़ा। किस बात का झगड़ा हुआ था? उसमें फैला हुआ था वहां पर प्लेग फैलने के कारण मजदूरों के द्वारा प्लेग का बोनस मांगा जा रहा था, बट मिल मजदूर जो थे वो बोनस देने को तैयार नहीं थे। तो गांधी जी से बात करने के बाद मिल के मालिकों ने कहा कि हम इस केस को ट्रिब्यूनल में ले जाएंगे और ट्रिब्यूनल में ले जाकर जो फैसला होगा वो फैसला हम लोग मानेंगे। गांधी जी भी वहां तक सहमत हुए, परंतु मिल मालिकों ने उसे ट्रिब्यूनल में ना ले जाकर मजदूरों को केवल 20% का बोनस देने का ऐलान किया और साथ में यह भी किया कि जो मजदूर इसका विरोध करेंगे उन्हें उस नौकरी से निकाल दिया जाएगा, जिसके कारण गांधी जी ने मजदूरों के पक्ष में वहां पर सत्याग्रह किया और सत्याग्रह के साथ साथ उन्होंने वहां पर हड़ताल की, जो गांधी जी के द्वारा किया गया पहला हड़ताल था। उन्होंने मिल के मजदूरों को कहा कि आप हड़ताल करो और हम भी आपके साथ रहेंगे, हम भी उपवास करेंगे, हम भी हड़ताल करेंगे, जिस कारण से मजदूरों का उत्साह बढ़ गया और उसके बाद मिल मालिकों ने फाइनली उस केस को ट्रिब्यूनल में ले गए
और 35% बोनस दिया गया। तो ये तीन जो उनके आंदोलन स्टार्टिंग के थे, ये तीनों के तीनों सफल रहे, तीनों आंदोलन सफल रहे, जिस कारण से गांधी जी की पब्लिसिटी कह लो या कह लो गांधी जी का जो व्यक्तित्व था वो पूरे भारत में फैलता चला गया और गांधी जी इससे एक बहुत बड़ी हस्ती बन गए। जब 1915 में गांधी जी भारत लौटते हैं, उस समय याद करो तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था जिसमें गांधी जी जब भारत दक्षिण अफ्रीका से आए तो उन्होंने अंग्रेजों का ही साथ दिया और अंग्रेजों को युद्ध में जो भी हो रहा था उसमें अंग्रेजों के साथ वो खड़े रहे, जिस कारण से गांधी जी को उसी समय अंग्रेजों के द्वारा 1915 में ही कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। याद रखना यह बात इंपॉर्टेंट रहेगा कि 1915 में गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। अब आता है 1920 असहयोग आंदोलन। जब 1919 का जब यहां पर एक्ट पारित हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, तो गांधी जी को उस समय तक अंग्रेजों से बहुत उम्मीद रहती है। उम्मीद इसलिए रहती है कि उनके द्वारा जब 3 आंदोलन किए गए थे और तीनों आंदोलन चूंकि सफल हुए थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज उन्हें जो लीगल है, जो एक्ट है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उस पार्लियामेंट्री सिस्टम में गांधी जी को लग रहा था कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को पूरी तरह से भागीदारी मिलेगी। परंतु 1919 का जो एक्ट आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, वो पूरी तरह से गांधी जी के मतलब उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरता है और वो लगता है एक तरीके से गांधी जी को कि यहां पे अंग्रेज हमें धोखा दे रहे हैं, वो हमें किसी भी तरीके से उस पार्लियामेंट्री सिस्टम का हिस्सा बनने नहीं देंगे, जिस कारण से गांधी जी यहां से क्षुब्ध हो जाते हैं और उसके बाद शुरू होता है असहयोग आंदोलन, जिसमें आप कह लो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद खिलाफत आंदोलन शुरू किया जाता है मुसलमानों के द्वारा और भारतीय मुसलमान जो खिलाफत कमेटी बनती है उस खिलाफत कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाता है गांधी जी को और गांधी जी को लगता है कि हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। दूसरी जो घटना होती है वो हो जाता है जलियांवाला बाग का कांड। जलियांवाला बाग के कारण पूरे देश में आक्रोश फैला होता है और गांधी जी दोनों आंदोलन को मिलाकर देश को देते हैं असहयोग आंदोलन, नन कॉपरेशन मूवमेंट, जो 1920 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था और 1922 के फरवरी में यह आंदोलन खत्म होता है। उसके बाद अगला जो आंदोलन आया सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। उसके बाद का जो दौर चलता है, चूंकि 1922 के बाद गांधी जी अपने आप को रचनात्मक कार्यों के लिए रख लेते हैं और वो सक्रिय राजनीति से हट जाते हैं, चूंकि उस समय कांग्रेस में भी टूट हो जाती है। जो आपकी कांग्रेस थी वो स्वराज दल बनाकर अलग हो जाती है, कांग्रेस भी विघटित हो जाता है, जिस सब कारणों से गांधी जी सक्रिय राजनीति से बाहर हो जाते हैं और वो अपने आप को रचनात्मक कार्यों में इंगेज कर लेते हैं। बट 1930 में वो फाइनली फिर से आते हैं सक्रिय राजनीति में और देश को बोलते हैं कि अब हम लोग पूर्ण स्वराज की लड़ाई लड़ेंगे। पूर्ण स्वराज की लड़ाई का मतलब क्या हुआ? चूंकि हमने शुरू में बताया कि हम जो गुलाम थे, हम गुलाम किसी भी तरीके से बल से नहीं थे, हम पर हमारे देश पर किसी के द्वारा आक्रमण करके हमें गुलाम नहीं बनाया गया, हम लीगली गुलाम बने। तो अब गांधी जी की बात हो गई पूर्ण स्वराज की कि पूर्ण स्वराज का मतलब क्या हुआ? पूर्ण स्वराज का मतलब हुआ कि मेरा देश है तो मेरा राज होगा। राज का मतलब क्या हुआ कि हम अपना कानून स्वयं बनाएंगे, हम अपना कानून, हम ब्रिटिश के कानूनों को नहीं मानेंगे और हम अपना कानून बनाएंगे। दैट इज उसने शुरू किया सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय, हम रिक्वेस्ट पूर्वक मतलब हम्बली आपका अवज्ञा करेंगे, हम आपकी बातों को नहीं मानेंगे। क्या मतलब हुआ? क्योंकि हम डिमांड कर रहे हैं कि हमारा देश है तो कानून हमारा होगा, तो हम आपके कानूनों को नहीं मानेंगे। इसलिए उन्होंने लिखा कि सविनय अवज्ञा, हम्बली हम अपने झुककर हम कह रहे हैं कि हम आपके कानूनों को अब नहीं मानेंगे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है 1930 में। दांडी मार्च किया जाता है उनके द्वारा। दांडी मार्च के द्वारा उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। क्या कानून था? नमक कोई भी आम पब्लिक नहीं बना सकता है। गांधी जी ने उनके इस कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन में को शुरू किया और बोला हम आपके कानूनों को अब नहीं मानेंगे। उसके बाद 1931 में गांधी जी का और इरविन का, लॉर्ड इरविन का समझौता होता है। लॉर्ड इरविन के समझौते के बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो जाते हैं ब्रिटेन और वो
भारत की तरफ से कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, परंतु वहां भी गांधी जी की बातों को अनसुना किया जाता है। इसके बाद आता है 1932 का दौर। 1932 में होता है गांधी का पूना पैक्ट, गांधी जी और अंबेडकर के द्वारा। जब 1900 यहां पे जब गांधी जी का क्या होता है कि जब 1931 में गांधी इरविन का समझौता होता है और गांधी जी जाते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, और उसके बाद फिर 1900 आता है 32 का। 1932 में होता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट क्या होता है, ध्यान से समझ लो। इन सब जहां जहां गांधी जी का रिलेशनशिप डायरेक्टली है वहां पर हम लोग इसको डील करते जा रहे हैं। पूना पैक्ट क्या होता है, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में डील होती है। डील क्या होती है कि जो कॉमनवेल्थ अवार्ड जो दिया गया था वो दिया गया था मुसलमानों को। कॉमनवेल्थ अवार्ड क्या था वो भी याद कर लो तुरंत से। कॉमनवेल्थ 1909 में ये जो मॉर्ले मिंटो सुधार हुआ था, मॉर्ले मिंटो ने कहा था कि हम कॉमनल रूप से इलेक्ट्रोल दे रहे हैं। मतलब क्या दे रहे हैं, सेपरेट इलेक्ट्रोल। मतलब क्या था कि जो मान लो कि मुसलमानों के लिए अगर कोई सीट रिजर्व हो गई है तो वहां पर केवल मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़े होंगे और मुस्लिम वोटर ही वोट दे सकेंगे। उसको आगे बढ़ाया जाता है। कॉमनल में कहा गया कि यहां पर इसको आगे बढ़ाया गया। मतलब क्या हुआ, मुसलमानों के लिए तो था ही, ये फिर ईसाइयों के लिए, जैन के लिए और ये आपके अनुसूचित जातियों के लिए भी इसे कर दिया गया, इसी सिस्टम को लागू कर दिया गया, जिसका गांधी जी ने विरोध किया। गांधी जी ने इसका विरोध किया, परंतु डॉक्टर अंबेडकर ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। तो डॉक्टर अंबेडकर के घर के बाहर बैठकर गांधी जी अनशन करते हैं कि आप ये गलत कर रहे हो, आप देश में सांप्रदायिकता बढ़ा रहे हो। तो गांधी जी अंबेडकर जी के घर के बाहर में बैठकर करते हैं अनशन, जिसके कारण अंबेडकर को झुकना पड़ता है और उनमें और गांधी जी में होता है समझौता, दैट इज कॉल्ड पूना पैक्ट 1932। उसके बाद आता है फाइनल जो सबसे बड़ा आंदोलन है वो है भारत छोड़ो आंदोलन 1942। 1942 का आंदोलन जब शुरू होता है तो 1935 का उस समय आ जाता है गवर्नमेंट इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद फाइनली गांधी जी को लगता है कि अब जो है अब बातें नहीं बनेंगी, अब डायरेक्ट हमें काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब फाइनली आप छोड़ो, क्योंकि अंग्रेजों का कहना था कि अगर हम आपको छोड़ के चले जाएंगे तो आप अपना देश चलाओगे कैसे, आपके पास ना अपना कोई संविधान है ना अपना कोई कानून है, तो आप अपने देश को चलाओगे कैसे, पहली बात। दूसरी बात, आपका भारत बटा हुआ है दो पार्ट में, एक प्रिंसली स्टेट है, एक प्रोविंसेस है, तो आप दोनों को कैसे एक कर पाओगे। तो गांधी जी ने फाइनली कहा कि हमें आपकी इन समस्याओं, जो समस्याएं ये हमारी समस्या है, इससे हम समझ लेंगे, आप जाओ यहां से, बाकी जो समस्याएं रहेंगी उसे हम अपने हमारे ऊपर छोड़ दो, हम उसे सुलझा लेंगे, चाहे जैसे सुलझाएं। तो फाइनली उनके द्वारा 1942 में शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, और उन्होंने इसमें नारा दिया करो या मरो का, कि फाइनल टाइम आ चुका है देशवासियों, अब या तो करो या तो मरो। मतलब जीवित रह के भी कोई फायदा अब तो है नहीं, इससे बढ़िया है कि मेहनत करके किसी तरह अंग्रेजों को यहां से हटा दो। ये थी गांधी जी की यहां भारत में अंतिम आंदोलन। यहां तक हो गया आपका भारत के आंदोलन। अब आते हैं उनके कुछ विचारों से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन इसमें भी पूछता है सत्याग्रह जो करते थे गांधी जी, उसके प्रमुख साधन क्या क्या थे। तो उसमें थे हड़ताल, असहयोग, सविनय अवज्ञा, उपवास, धरना, सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार, हिजरत मतलब स्वेच्छा से स्थान परिवर्तन करना। ये उनके हथियार थे, जिसमें हड़ताल को वो सबसे अंतिम मानते थे। हड़ताल जो था वो सबसे लास्ट कैटेगरी था। इसमें उपवास को वो सबसे बेस्ट मानते थे कि अगर उपवास कोई करता है तो इससे अच्छा ऑप्शन सत्याग्रह का दूसरा कोई नहीं है। तो उपवास उनका बेस्ट था, हड़ताल उनका अंतिम था। कौन कौन था, फिर से रिपीट कर रहे हैं, हड़ताल, असहयोग, सविनय अवज्ञा, उपवास, धरना, सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार, हिजरत, स्वेच्छा से स्थान परिवर्तन। उसके अलावा जो क्वेश्चन आपको और मिलते हैं, स्वराज के अलावा उनके 3 और लक्ष्य थे। पहला लक्ष्य था उनका हिंदू मुस्लिम में एकता स्थापित होना, छुआछूत के वो धुर विरोधी थे, तो छुआछूत विरोधी संघर्ष, और स्त्रियों की स्थिति को लेके वो बहुत ही जागरूक थे, जिस कारण से था स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में सुधार लाना। तो स्वराज के अलावा 3 और क्या लक्ष्य थे, ये सारे आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस ही हैं, ध्यान से इसको देखते चले जाओ, क्योंकि एग्जाम में आपको यही सब क्वेश्चन दिखेंगे। उनके द्वारा पत्रिका कौन कौन सी प्रकाशित की गई, इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। यंग इंडिया जो साप्ताहिक था, स्वराज, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन,
ये इनके द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्रिकाएं थी। पुस्तकें उनके द्वारा कौन कौन सी लिखी गई? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरे सत्य के साथ प्रयोग, हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत, ग्राम स्वराज, ये उनकी पुस्तकें थी जो उनके द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो ये गांधी जी से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां हैं। सारी जानकारियां देना तो संभव नहीं है, परंतु ये वो जानकारियां हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण रहेंगी। तो होप आपको ये सेशन शॉर्ट में हमने गांधी जी का पूरा रिवीजन कराया आपको। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस तरह के क्लासेस को अगर आप और चाहते हो देखना तो बेल आइकॉन को दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।